अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे या नहीं होंगे? इन मुज़ाकरात से जो मुतालबात सामने आए हैं उन पर अमल दरामद कितना मुमकिन है, खास तौर पर 9 मई के मुक़दमात के तनाजुर में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत का स्कोर कार्ड क्या है? फाइनेंशियली कहाँ खड़ी है? खास तौर पर फंड्स के हवाले से जो मामलात बल्दियाती नुमाइंदों के साथ हुए हैं उस पर पीटीआई का मौकिफ क्या है? क्या वजूहात रही कि बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर तशद्दुद किया गया, वही सियासत, वही रविश अपनाई गई जिसकी खुद पीटीआई मुखालफत करती है? इस जिम्मेदार इस रविश का कौन था? यानी किसने ये तशद्दुद करवाया बल्दियाती नुमाइंदों पर? और बल्दियाती नुमाइंदों के आखिरकार इशूज क्या है? क्या मामला सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात और फंड्स की मुंतकली का है या मामला इससे कहीं ज्यादा गमगीर है? ये पूरी सूरत हाल और इस पर अहम तरीन तज्ज़िया जो है शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। खास तौर पे जैसा मैंने कहा कि जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है खैर पख्तूनख्वा का, जो फंड्स हैं डेवलपमेंट या तरक्याती स्कीमों के, जो 1900 से जायद तरक्याती स्कीमों के फंड्स हैं, उसमें से सिर्फ 13% की फंड्स यूटिलाइज हो सका है इस माली साल के पहले 6 माह में। तो इस बदतरीन नाकामी का जो फाइनेंशियल जो नाकामी हुई है, इसका जिम्मेदार क्या वफाक है? इसका जिम्मेदार क्या खुद सूबा है या सूबे की अपनी गवर्नेंस है या कोई और है? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे और साथ साथ एहतजाज के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अहम तरीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। अपने मेहमानों से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमारे साथ आरिफ यूसुफज़ई साहब ब्यूरो चीफ पेशावर अब तक के मौजूद हैं। जो मुज़ाकरात में खिचड़ी पक रही है वो ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो सियासी हालात हैं, ख़ास तौर पर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज, इख्तियारात और फंड्स ना मिलने पर और इसके साथ उस एहतजाज पर हुकूमत की जाने से तशद्दुद, ये जो अंदरूनी सियासत खैर पख्तूनख्वा की है, ये क्या कह रही है? आरिफ यूसुफज़ई साहब आप फरमाइएगा। पहले तो ये बताएं, एहतजाज के मुतालबात यही थे या और भी मुतालबात थे कुछ बल्दियाती नुमाइंदों के? देखिए सिफान साहब, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो उनकी खातिर मदारत टीयर गैस शेलिंग से होती है, डंडों से होती है, फायरिंग से होती है। और फिर तहरीक इंसाफ उठ के ये बयानिया बनाती है कि हमारे ऊपर इस्लामाबाद में बहुत जुल्म हो गया। वो इनके रहनुमाओं की बयानात आपने सुने कि 300 से 350 के करीब हमारे कारकुनान उसमें जा बहक हो गए हैं। वो तमाम झूठी बयानी भी इनके सामने आ जाते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। लेकिन जो पख्तूनख्वा के हालात हैं वो अक्सर मुख्तलिफ है पूरे पाकिस्तान से। यहाँ पर आप देखें कि बल्दियाती इंतखाबात को अब 3 साल होने को आ गए हैं और बड़ी धूमधाम से ये जो बल्दियाती मुसव्विदा था, इसको तहरीक इंसाफ ने असेंबली से मंजूर करवाया था। जब असेंबली में से मंजूर करवा रहे थे उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की आला ब्यूरोक्रेसी हमें ये बता रही थी कि जो इनका मुसव्विदा है, ये इसमें ऐसी कबाहतें हैं, ऐसी गलतियां हैं कि इसका खमियाजा इन बल्दियाती नुमाइंदों को भुगतना पड़ेगा। साथ में वो ये भी बता रहे थे कि अंग्रेज के जमाने से जो पाकिस्तान में निजाम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अनोखा मुसव्विदा लेके आए थे। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टियर को मुकम्मल खत्म करके इख्तियारात तहसील के लेवल पर मुंतकिल कर दिए थे। अब तहसील के लेवल पर एक तहसील चेयरमैन या तहसील मेयर, उनकी बस में ना डीपीओ होता है, ना डीसी होता है, ना दीगर जो ईडीओ एजुकेशन या दीगर महकमों के जो हुकाम होते हैं। तो अब वो खाली कटकुलियों तक बैठ गए हैं। तहसील चेयरमैन कटकुलियों को जो नालियां साफ करते हैं उनके लिए उनको बैठ गए और इन 3 सालों में इनको किसी ने फंड्स नहीं दिए। गुज़िश्ता दिनों तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तकरीबन कोई 3.5 अरब रुपए अली बिन गंडापुर ने बल्दियाती नुमाइंदों के नाम जारी किए, जिसमें सिर्फ 3 नुमाइंदे ऐसे थे जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के थे। बाकी 54 नुमाइंदे जो थे 100 प्लस नुमाइंदों में, वो तमाम के तमाम इनके अपने बंदों को फंड्स रिलीज किया। लेकिन जब एहतजाज हुआ, जब कोर्ट में लोग गए, तो उसको भी रोक दिया गया और फिर उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को हम फंड्स रिलीज करेंगे। ताहाल वो फंड्स रिलीज नहीं हुए। तो बल्दियाती निजाम खैबर पख्तूनख्वा में एक खौफनाक हादसे की शक्ल में, खौफनाक बला की शक्ल में सामने आ चुका है। और जितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पास कोई फंड्स हैं, ना वो किसी के कोई काम आ सकते हैं। वो बेचारे हमारे दफ्तरों में आके रोना रोते होते हैं कि ये किस तरह का निजाम था कि जिसमें हमारे पास कख इख्तियार भी नहीं है, हम किससे पूछ भी नहीं सकते, ऊपर से हमारे पास कोई फंड्स भी नहीं है कि हम अपने इलाकों में जो बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है कि हम छोटे मोटे काम वो कर लें।
तो ये तो मुकम्मल डिजास्टर से दो चार है। जो डिजास्टर हुआ इस पर आरिफ साहब, तो ये जो डिजास्टर है इसका जिम्मेदार तो खुद हुकूमत थी जिसने कानून साजी की। इसका अब हल है कोई? क्योंकि ये फिर से मुज़ाकरात वादे वही ये होंगे और फिर शायद टेम्पररी ये रुक जाए, या परमानेंट कोई सोल्यूशन इसका होगा? नहीं सैफ हसन, कतई तौर पर नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में किसी मसले का हल नहीं है। इनके पास क्या हल होगा? इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को एंगेज किया। गुज़िश्ता रोज जब पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे अपने हकूक के लिए सड़कों पर आए, तो आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद की जो तस्वीर थी वो यहाँ पर लोगों ने पेशावर में देखी। वही टीयर गैस की शदीद तरीन शेलिंग की गई, वही लाठीचार्ज किया गया। फिर उनके साथ बैठ के बड़ी मुतजाद राय आई पीटीआई के हलकों से। कुछ ने कहा ये कैंट का इलाका था, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी। कुछ ने, पीटीआई के ही रहनुमाओं ने कुछ हुकूमत पर डाल दिया। कुछ ने कहा कि नहीं, ये तो जो आईजी है और जो चीफ सेक्रेटरी है वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी का ही नहीं लगा हुआ, ये तो किसी और ने लगाया हुआ है, और वो ये तो कठपुतली है चीफ मिनिस्टर, इनके इख्तियार में ही नहीं था कि तशद्दुद और ये सब कुछ हुआ। तो ये असल सूरत हाल क्या थी? कौन जिम्मेदार है इस तशद्दुद का जो हुआ वहां पे? अब सैफान साहब मुझे ये बताएं कि जहां पर पेशावर में एहतजाज हो रहा था, जो पुलिस डंडे बरसा रही थी, ये क्या फौजियों को डंडे बरसा रहे थे? जो टियर गैस की शदीद तरीन शेलिंग की गई, कई एक लोग अस्पतालों को मुंतकिल की गए, तो क्या ये फौजी एहलकार आके वो शेलिंग कर रहे थे? देखें, अगर आपकी असेंबली, आपका जो मेन स्क्वायर है, ये जहां जो फुटेजेस नजर आ रही है, ये कैंट का एरिया है, इसमें शक नहीं है कि ये कैंट का एरिया है। लेकिन इन्होंने तो एहतजाज सूबाई असेंबली के सामने करना था ना। सूबाई असेंबली की जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनके सामने सूबाई हुकूमत को एहतजाज करना था, और फिर इन्होंने जो पुलिस की चढ़ाई कर दी। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तो वो इख्तियार भी आईजी से ले लिया। अभी हाल ही में इन्होंने सूबाई असेंबली में चंद एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले सूबाई असेंबली से एक कानून साजी की है, जिसमें आईजी के पास जो इमरान खान बुलंद बांग दावे करते थे कि हमने पख्तूनख्वा में पुलिस को आजाद कर दिया है, पुलिस पोस्टिंग ट्रांसफर्स, अब उसमें सियासी मुदाखलत नहीं होती, और वाकई ऐसा हो भी गया था कि वो तमाम इख्तियार अब पुलिस को मुंतकिल हैं। लेकिन हफ्ता 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि सूबाई असेंबली से आला फसडन एक कानून साजी आती है, जिसमें आईजी से वो तमाम इख्तियार छीन लिए गए हैं, तमाम के तमाम इख्तियार बशमूल ग्रेड 17-18 से ऊपर की पोस्टिंग ट्रांसफर, तमाम आरपीओ, डीपीओ, तो ये तमाम इख्तियार तो उन्होंने खुद को अपने आप के साथ कर लिए हैं। वो जो टियर गैस शेलिंग का था वो भी पुलिस से इन्होंने इख्तियार ले लिए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते। ये लोग एक तरफ जो सरकारी एहलकार हैं, इदारे हैं, उनके इख्तियारात पर कतगने लगा रहे हैं, उनसे इख्तियारात छीन रहे हैं, डाका से नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे तो बस में कुछ नहीं था, ये तो फलाना इलाका था, ये तो इसी जगह पर हर वक्त एहतजाज होते हैं। इसलिए कि सूबाई असेंबली है, तो जो भी लोग आते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, वो इसी सूबाई असेंबली के सामने आके एहतजाज करते हैं। दूसरा मसला जो आरिफ साहब, जो मुज़ाकराती अमल है, उस बारे में भी कल एक खबर कुछ सहाफियों ने दी कि पेशावर में कोई बुशरा बीबी की मुलाकातें अहम हुई हैं। आपके इल्म में है, कोई तस्दीक है, तरदीद है, या ये र्यूमर्स ही हैं, कोई मुलाकात हुई है और उन मुलाकातों को मुज़ाकराती अमल से जोड़ा जा सकता है? और मुज़ाकरात के हवाले से पेशावर और खैर पख्तूनख्वा में क्या इस पर लोगों के जो परसेप्शंस हैं? देखें, ये मुज़ाकरात की कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुल के बताऊं, तहरीक इंसाफ की सियासत को अगर अभी भी पूरे पाकिस्तान के लोग नहीं समझे तो अफसोस ही किया जा सकता है। ये कभी भी किसी एक काम में मुखलिस नहीं होते। इनका अपना एजेंडा होता है, अपना मकसद होता है। इनका मकसद इस वक्त क्या है? इनका मकसद बानी पीटीआई को जेल से रिहा करके बाहर लाना है। ये सिंपल, और बाकी बातें जिमनी बातें हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब उसके लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। कभी ये इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करते हैं, कभी अपने कारकुनों को शहीद करवा बैठते हैं, कभी अदालतों पर चढ़ाई करते हैं, कभी मीडिया पर चढ़ाई करते हैं, कभी फौज पर चढ़ाई करते हैं, फौजी जर्नलों पर चढ़ाई करते हैं। ये इनके मुख्तलिफ हरबे हैं। इनका एक ही मकसद है कि इनके चेयरमैन रिहा हो। उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इनके इन मुज़ाकरात को कतई तौर पर संजीदा ना लिया जाए। अगर इन मुज़ाकरात में कोई प्रोग्रेस बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से नहीं होती, तो ये ना सिर्फ बैकफुट पे जाएंगे, बल्कि तोपों का रुख और टैंकों का रुख सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसी हुकूमत, इसी फौज पे डाल के इन्होंने कर देना है। मैं आपको सैफान साहब एक और बात बताऊं, गुज़िश्ता रोज बड़ा अजीब वाकया हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान फौजी अदालतों से रिहा हो गए थे, उनकी वजीर आला हाउस में गुज़िश्ता शाम एक तकरीब रखी गई, उनको दावत दी गई, उनको वहां पर बुलाया गया, और उनको जो उनकी कारकर्दगी थी उसके हवाले से उनको चेक्स भी दी गए। चेक्स जो अमाउंटेड चेक्स थी वो उनको दी गई, और फिर उनके लिए खुसूसी गाड़ियां करके उनको अपने इलाकों को रवाना किया गया।
वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, जो अराकीन, जो वजीर इनको जेल से लेकर वजीर आला हाउस लेके गए थे, वहां तो वही जबान थी कि जी इदारे हमारे सामने लेट गए और बड़े बड़े हमारे सामने लेट गए और हमने तो वही करना है। पहले तो हमने जेल नहीं देखी थी, अब तो हमने जेल देख ली। जेल में क्या है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो एक तरफ इनकी माफिया है, जो लोग रिहा, तरफ ये लोग हमने जेल देख ली, अब तो हमें जेल से डर नहीं लगता, हमें लेकिन वो से लेकिन डर। और ये आरएसएस का मतलब मुज़ाकरात को आप कहते हैं कि एक टाइम गेन के तौर पे शायद इस्तेमाल किया जा रहा है कि टाइम गेन हो या फिर अगर फेल हो तो फिर ये दोबारा एक धावा बोल सकते हैं इस्लामाबाद में। एक और बात अहम तरीन आप बताइएगा कि जो नंबर्स आए हैं सामने पहले 6 माह के, उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट हो या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो, बड़ी कम यूटिलाइजेशन रही है। फंड्स अगर ऐलान हुए हैं 1900 प्रोजेक्ट्स के लिए, उनमें से सिर्फ 50 अरब रुपए एक्चुअली रियलाइज किए गए, 13-14% की अमाउंट हुई है। तो क्या वजह है कि तरक्याती बजट एक तरह से मुंजमद ही रहे, तरक्याती स्कीमें मुंजमद हो गई हैं? ये भी फंड्स की किल्लत है या ये कोई गफलत है, नाअहली है या तवज्जो नहीं है, क्या मामला है ये? देखिए सिफान साहब, इनकी हुकूमत का मसला क्या है? इन्होंने काम तो कोई करना नहीं है, ना इन्होंने सूबे की खिदमत करनी है, ना इन्होंने सूबे की मईशत को उठाना है, ना यहाँ पर अमन अमान बहाल करना है, ना यहाँ पर सनत को दवाम देना है और ना यहाँ पर रोजगार क्रिएट करना है। और खुल के इनकी वजीर और सब लोग हमें कहते हैं कि हमें तो लोगों ने वोट बानी पीटीआई को रिहा करने के लिए दिया है, कामों के लिए तो हमें किसी ने वोट ही नहीं दिया, ना हमने वोट काम के लिए लिया है। अब नाअहली की इंतहा है। 2 रोज पहले असम्बली में एक रिपोर्ट पेश होती है कि खैबर पख्तूनख्वा के गोदामों में 1,40,000 टन गंदम जो कि मंगवाया गया था वो खराब हो गया है। इसकी मालियत भी तकरीबन कोई 6-7 अरब रुपए, ये तो कोई 3 अरब रुपए बता रहे हैं, लेकिन 6-7 अरब रुपए इसकी मालियत बनती है। और वो खराब गंदम पख्तूनख्वा के लोगों को खिलाई भी गई है। ये तो जब पता चला कि पख्तूनख्वा के गोदामों में 1.5 लाख गंदम खराब है, फिर उसके ऊपर आज वजीर खुराक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जी ये गंदम तो निगरान हुकूमत के दौर में मंगवाई गई थी यूक्रेन से पास्को के जरिए, और उसके बाद ये गंदम गोदामों में पड़ी रही और खराब हो गई। और इसका जो PCSIR से लैब टेस्ट किया गया है, उन्होंने इनको खाने के काबिल नहीं, उन्होंने समझा, इसको रिपोर्ट दी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि गंदम तो निगरान हुकूमत के दौर में आई। तो भाई जो आप लोगों ने 2 से 250 मेट्रिक टन गंदम जो आप लोगों ने खरीदा, वो गंदम जो आप लोगों ने तकरीबन उसके लिए आप लोगों ने 30 अरब रुपए एलोकेट की थे, उस गंदम के अंदर अब इतलात आ रही है कि 3 से 4 अरब की करप्शन हुई है। किकबैक्स, कमीशंस, ब्लू आइड लोगों से गंदम उठाना, सरकारी रेट 3900 बता के 3500 से कम पे गंदम उठाना, पंजाब से सस्ते नरखों गंदम उठाना, ये एक मैस है सूबे में। और ये लोग किसी चीज की तहकीकात नहीं कर रहे। अगर ये 1,45,000 टन गंदम खराब हो गया है और बिलफर्ज ये निगरान हुकूमत के दौर में आया था, तो आप लोग कमेटी तश्कील दें और ये भी हमें बताएं कि 2021 में जो गंदम मंगवाया गया था यूक्रेन से, वो गंदम 2024 तक गोदामों में क्यों पड़ा रहा, और इस दौरान आप लोगों ने 2.5 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी क्यों की? तो ये बताएं कि वो गंदम तो आप लोगों ने सड़ने के लिए गोदामों में छोड़ दिया था। इनको अपने गोदामों का नहीं पता, अपनी हुकूमत का नहीं, तो ये तरक्याती काम क्या करेंगे? और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सूबे का एक वक्त में हमारे सूबे की टोटल जो बजटरी कंट्रीब्यूशन था सालाना, उसमें अखराजात में और महासिल में, वो जो 10% था वो अब डिक्लाइन करके वो 7% पे हमारे सूबे की कंट्रीब्यूशन आ गई है, सालाना बजटरी कंट्रीब्यूशन। तो मैं ये समझ रहा हूं। और एक और अहम बात, मैं अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को चैलेंज देता हूं, चैलेंज देके कहता हूं, ये अपने इलाके डी खान में पहले शाम के बाद कहते थे ना कि शाम के बाद वहां पर नहीं घुमा फिरा जा सकता, तालिबान आते हैं। अब मैं इनको चैलेंज देके कहता हूं कि ये दोनों दिन के टाइम किसी भी डी खान के मुजाफाती इलाके में हमें जाके दिखा दे, बगैर सिक्योरिटी के जाके दिखा दे या सिक्योरिटी के साथ जाके दिखा दे। ये दोनों को चैलेंज है। तो अमन अमान के हालात ये हैं कि तालिबान ने जो 2024 की रिपोर्ट शाया की है, 1800 हमले हैं पख्तूनख्वा में, 3000 की कैजुअल्टीज हैं। ये देखें, ये सूबा बर्बादी की तरफ जा रहा है। अमन अमान की हालत खराब है। ये अपने इलाकों में जा नहीं सकते, ना कुंडी जा सकता है, ना गंडापुर जा सकते हैं। अवाम को महंगाई के, जुल्म सितम के, पुलिस के, कहीं तालिबान के, कहीं किसी और के रहम करम पे छोड़ा हुआ है। हाँ, इनके इक्तिदार के मजे हैं, करप्शन बेतहाशा है, जो ये पैसे कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। और मैं ये भी पूरी वसूख से कहता हूं, ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि ये जो हुकूमत है पख्तूनख्वा की बदतरीन हुकूमत है परफॉर्मेंस के हवाले से।
बदतरीन हुकूमत है डिलीवरी के हवाले से और बदतरीन हुकूमत है करप्शन के हवाले से। करप्शन के हवाले से मैं इसी नोट पे शुक्रिया अदा करूंगा आरिफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। अहम तरीन मामला खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ाकरात का अमल भी और साथ साथ जो बल्दियाती नुमाइंदों के साथ हुआ उसकी वजूहात क्या थी। ब्रेक के बाद जो सियासी माहौल बन रहा है इस्लामाबाद में, खासतौर पे जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है वो क्या है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। मुज़ाकरात के अमल के हवाले से क्या ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकेंगे? महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद है। मौलवी साहब, आप बताइएगा कितनी उम्मीद आपको है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? नहीं, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। उसकी वजह ये है कि PTI ने भी देख लिया, अपने सारे ऑप्शंस देखने के बाद PTI ने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि देखें इस्टेब्लिशमेंट से और हाकिम वक्त से लड़ना इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद उनको भी देखें, उन्होंने ये रियलाइज़ करने के बाद ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ गया कि जी अब हम जो है हुकूमत वक्त से बात करेंगे। पहले तो वो कहते थे कि जी हम इस हुकूमत से बात ही नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि देखें इतना कुछ करने के बाद वो स्ट्रेंथ जो है गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी मजबूत है। इसीलिए मेरे ख्याल से अब ये नतीजा खेज होंगे। अच्छा, लेकिन इस नतीजा खेज के नतीजे में आपको लगता है कि बानी PTI क्या, क्योंकि PTI के रहनुमा तो अब ये खुलकर बोल रहे हैं कि अब हमें स्टैम्प पेपर के ऊपर हम निकलने वाले हैं और 2 साल यानी हमारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है, खुशखबरियां हैं, रिहा हो जाएंगे बानी। तो ये आपको लगता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वाकई में वक्त बदल गया क्या PTI के लिए? नहीं, देखें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर ये सोच रहे हैं कि अमेरिकन सरकार आएगी और इनको निकाल के जाके तख्त ताऊस पे बिठाएगी, तो ये मुमकिनात में से नहीं है। ये बेसिकली रिलीफ मिलेगा। ये बेसिकली जिसको कहते हैं खान साहब जब तक अपने केसेस को निपटाएंगे और उस वक्त तक जो है हाउस अरेस्ट में रहेंगे। और जो छोटे लोग हैं उनके रिलीफ के लिए तो हर आदमी बात कर रहा है ना कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि मदाखलत कोई बर्दाश्त नहीं है, दूसरी तरफ शहबाज गिल जैसे लोग दुकान खोल के बैठे हैं अमेरिका के सामने के ये देखें इसने ये कह दिया, उसने ये सुन लिया। तो PTI भी तो दोगलेपन का शिकार नहीं है मौलवी साहब? नहीं, देखिए मैं बताऊं, जो शहबाज गिल और जो लोग बाहर बैठे ना, देखिए उनको तो वो तो वहाँ पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं, तो उनके तो इंटरेस्ट में है कि ये जितना ज्यादा ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलता रहे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो मैं तो उनके लिए तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। देखें, मुल्क से बाहर जाके बैठना तो बहुत आसान है, और वो टीवी के ऊपर आप बैठ के फिल्म को देखें और फिल्म जो खुद शूट कर रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है ना। आप फिल्म बैठ के टीवी पे देख के तो उसमें बड़ी तनकीदें करते हैं कि जी हीरो को यूं होना चाहिए था, फलाने को यूं मारना चाहिए था। लेकिन जो शूट कर रहा है उससे पूछे, जैसे हम बैठ के क्रिकेटरों पे बड़ा तनकीद करते हैं कि यार इसने ये बॉल छोड़ कैसे दिया, इसको तो यूं करके राइट पे ले लेना चाहिए था। तनकीद करना बैठ के स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ है और ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। लेकिन मौलवी साहब ये बताएं कि अब हुकूमत के लिए फिर इसमें क्या विन सिचुएशन होगी, उसको क्या हासिल होगा इस पूरे प्रोसेस से? अगर PTI ही के लिए जीत है तो व्हाट इज देयर फॉर गवर्नमेंट, वो क्यों इस पर नहीं, ना PTI के लिए नहीं। देखिए ये सबके लिए जीत है। हुकूमत, एक चीज मैं बता दूं, जो पॉलिसीज बन रही है, आप देखें अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो पॉलिसी दी वो 5 साल मंसूबा दिया है। तो ये बड़ी क्लियर है कि पॉलिसीज के ऊपर चेंजेस नहीं आएंगी। और उसकी वजह कि हुकूमत जो है, जो नजर आ रहा है, ये नेशनल गवर्नमेंट की जो मैं बात कर रहा था, तो ये सब लोग मिलके देखें हुकूमत अगर बनाएंगे, या अगर उसकी वजह ये कि इस वक्त जो है इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है, महंगाई कम हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। आप देखें ना, हमारे पास जो हमारे स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी हैं। तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ है। तो ये ऐसा कोई मुमकिन नहीं है कि जी डीरेल होके PTI को हुकूमत मिल ही नहीं सकती ना। उसकी वजह ये है कि देखिए ये होगा ये कि जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे, उनके साथ बैठ के कोलिशन गवर्नमेंट बना के चलाएंगे। वो यानी इलेक्शंस होंगे इसके बाद, इससे पहले नेशनल गवर्नमेंट का जो स्टेप है उससे पहले इंतखाबात होंगे, फिर होगी ना, या कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, क्या होगा, कैसे होगा ये, या कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा मामला, क्या होगा? देखिए इस वक्त तो मेरे ख्याल से ये साल भर तो ऐसे ही चलेगा। उसकी वजह ये है कि यही हुकूमत चलेगी
और उस जो है उसके बाद देखेंगे कि जब आपस में बैठ के कि देखें आइदर फ्रेश इलेक्शंस पे जाना है तो वो भी 2026 से पहले नहीं होगा। 2025 बड़े सुकून से निकलेगा, यही गवर्नमेंट चलेगी 2025 में। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। 2026 के बीच में या 27 के अंदर इलेक्शन हो जाए तो देन दैट्स डिफरेंट, ठीक है ना, या कोई चेंजेस आ जाए। उससे पहले तो मुझे कोई चेंजेस नजर नहीं सही, लेकिन ये चेंजेस जो हैं ये क्यों हो रही हैं इस वक्त मौलवी साहब? क्या इसकी वजह, यानी ये हुकूमत की अपनी सोच है, ये रियासत की सोच है, ये अमेरिका का प्रेशर है? क्या वजह है कि 9 मई के ऊपर एक स्ट्रिक्ट लाइन है, पीटीआई के ऊपर एक वाजे मौक़िफ़ है सबका, लेकिन ये फिर क्यों है कि चेंज हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है? क्यों वजह है इसकी? वजह क्या है? नहीं, देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये मीडिया और माइंडसेट कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो रही है कि जी ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। देखिए एक चीजें इतने अरसे में आप ये देखें, पहले कौन कहता था कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करूंगा? पीटीआई। कौन कहता था कि मैं इस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट मानता ही नहीं हूं, तो हम इनसे बात क्यों करें? तो आज मुझे बताया ना, इन्होंने गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया ना, तो इसीलिए जाके उनसे बात कर रहे हैं ना। स्पीकर बैठे हैं, अगर आज एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट होती तो क्या ये बात करते? इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और हमको इन्हीं से बात करना है, और वो उनसे बातचीत शुरू हो गई। और ये इन्होंने रियलाइज क्यों किया है? ये रियलाइज किया क्यों है मोहम्मद मौलवी साहब? क्या हुआ आखिरकार? इन्हें नजर आया कि अब कुछ भी नजर नहीं आता, यही एक हल है वाज़े? बिल्कुल, उन्होंने देख लिया ना। देखिए आप ये बताए ना, धरने दे के देख लिए, इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करके देख लिया, जितने उन्होंने करतब इस्तेमाल करने थे वो करके देख लिया। आखिरी करतब जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे थे कि जी वहां से फंड्स नहीं आएंगे, रेमिटेंसेस नहीं आएंगी, वो भी फेल हो गया। तो फिर तो देखिए ऑप्शन तो जब सारे फेल हो गए तो फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना। लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा चीज सक्सेस गया? लेकिन मौलवी साहब ये बताएं कि अब जो मुकदमात हैं, खासतौर पे 9 मई के मुकदमात हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं, जिन लोगों के कुछ को सजाएं हुई, कुछ की माफ हो गई, लेकिन बानी पीटीआई फैज हमीद साहब के बयानात की रोशनी में वाज़े नजर आ रहा था, और बार बार आईएसपीआर कहता है कि मास्टरमाइंड जो थे उन तक जब पूरा इंसाफ नहीं होगा तब तक तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मास्टरमाइंड या मंसूबा साज जो भी थे इस मामले के, तो वो तो हमें पता है कौन था मंसूबा साज, जो अडियाला जेल में है। तो सर फिर उन केसेस से क्या होगा? उन केसेस के ऊपर अमल होगा, और जो मैं देख रहा हूँ उस पर सजाएं भी होंगी। और देखिए एक चीज तो ये क्लियर है कि जो भी आइंदा हुकूमत बनेगी, पीटीआई की भी बनेगी, ये मेरी बात आप नोट कर लें, ये होगी -1 फार्मूला तो आएगा ही आएगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखें, जब एक दफा अगर आपको 10 दिन के लिए भी सजा हो जाए तो सजा याफ्ता होने के बाद आप जो है इलेक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं होते। सही। और आपको लगता है कि -1 ये होगा तो +1 क्या होगा? बुशरा बीबी होंगी, अली अमीन गंडापुर होंगे, कौन होगा यहाँ से? या जो अभी मौजूदा वकला क़यादत है ये होगी, कौन होगा जो फ्रंट पर होगा? देखिए इसमें मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि कौन होगा, और ये मौजूदा क़यादत में से तो मुझे नजर नहीं आता कि वकला में से तो आपस में आप ये देख लेना इतने डिस्प्यूट्स हैं। अगर आपने कल का जो स्टेटमेंट देखा है कि भाई वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी इतने फीस ले लिए, इसने इतने ये कर लिए, वो भी तो बयानात आ रहे हैं ना। और देखें ये भी तो देख रहे हैं, अभी तो जिसको कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखिए ना, कल उनकी बहन के साथ और मिसेस के स्टेटमेंट जो आया कि उनको सीरियस ना लिया जाए, तो ये जो इंटरनल स्टेटमेंट्स आएंगे, उसके बाद इंटरनल रिफ्ट्स जो खड़ी होंगी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उसको मद्देनजर रखने के बाद ही अगर देखना है कि क्या होगा। मुझे ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रहा कि इनको क्लीन आउट जो है विन विन सिचुएशन है। मैं कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो इस वक्त चल रही है उनके लिए विन विन सिचुएशन है, वो इसको लेके चला रहे हैं और बाकायदा हुकूमत भी चल रही है। आप ये देखें ना, केपीके में जो मुज़ाकरात होने थे जी, आप मुझे बताएं कि इतना सेंसिटिव इशू था, उसको इन्होंने बैक बर्नर पे डाल के, ठीक है ना, वो धरने की सियासत कर रहे थे। फिर उसके बाद गवर्नर केपीके इन्वॉल्व हुए,
और अगेन मैं कहूंगा एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई तो जाके वो सेटलमेंट हुआ है। आप देखिए कितनी जानें चले गई, मेरे ख्याल 200-250 लोगों की जानें चली गई और उसके बाद जाके सेटल हुआ और केपीके वाज नॉट बॉदर्ड। आप ये देखें लोकल बॉडीज के इश्यूज, कल केपीके के जो अंदर जो है लोकल बॉडीज ने काफी वो धरने दिए, उन्होंने भी 15-20 दिन का टाइम ले लिया है। तो इंटरनल चीजें काफी इश्यूज हैं जो कि ऐसे नजर आ रहा है। देखें ये इस वक्त जो है आप ये देखें 12वां साल है केपीके में हुकूमत के। आप केपीके हुकूमत में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, कौन सी चीज बड़ी पॉजिटिव हो गई है? आप मुझे बताएं कि सड़कें बन गई, इंडस्ट्रीज लग गए, हेल्थ का इश्यूज खत्म हो गए, ठीक है ना, एजुकेशन टॉप ऑफ द लाइन चला गया। 14 साल में तो जो बच्चा इनकी हुकूमत में आया था आज तो उसको मैट्रिक करके निकल चुका है वो। exactly. तो आप मुझे बताएं कि अब उनके एजुकेशन लेवल चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए, कौन सी चीज चेंज हुई है? आज भी वहाँ पे शहादतें ज्यादा हो रही हैं, देखिए ना, आज भी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे कंट्रोल में नहीं है। इन सब चीजों को देखें, बोलना बहुत आसान है मगर करके दिखाना मुश्किल है। सही, तो मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि अली अमीर गंडापुर भी शायद चेंज हो, क्योंकि जो गवर्नेंस इश्यूज बन चुके हैं, जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, एस्केलेट हो चुके हैं, तो दे नीड्स टू बी अ चेंज इन केपी एज वेल। केपी के अंदर मेरे ख्याल से पीटीआई खुद जो है काफी रिफ्ट है कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब को चेंज करें। उसकी वजह ये है कि मेजर इश्यूज हैं वहाँ पे और वो देख रहे हैं कि देखें ये चीजें जब तक ये इश्यूज अगर सॉल्व ही नहीं होती आवाम के लिए, और इंटरनल आपस में रिफ्ट जो है काफी हैवी रिफ्ट चल रहे हैं बिटवीन दी पार्टी, तो ये भी नजर आ रहा है कि जी वो भी चेंज होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। महमूद मौलवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज खैर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज, उसकी वजूहात, गवर्नेंस का फुकदान या अहम तरीन फाइनेंशियल इशूज़ पर गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात के अमल के हवाले से क्या तवक्कात हैं, कितनी उम्मीद है कि नतीजा खेज़ होंगे, इस पर गुफ्तगू हुई। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।